हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर से इस लाइव सेशन को। हाइड्रोलिक मशीन हमारा चल रहा है। लास्ट सेशन में हमने पेल्टन टरबाइन को कंप्लीट करा और अब बारी है टरबाइंस में रिएक्शन टरबाइन को शुरू करने की। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, दो मेजर क्लासिफिकेशन हमने करे थे। एक क्लासिफिकेशन था इंपल्स टरबाइन, दूसरा क्लासिफिकेशन था रिएक्शन टरबाइन। तो इंपल्स टरबाइन वो टरबाइन है जिसके इनलेट पर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल रहती है। अब किसकी बारी है? रिएक्शन टरबाइन की, जहां पर हम क्या बात करेंगे कि वो टरबाइन जहां पर काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों ही अवेलेबल होंगी, उस तरह की टरबाइन को हम लोग रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। तो मैम पेल्टन टरबाइन क्या था? भाई पेल्टन टरबाइन एक इंपल्स टरबाइन का एग्जाम्पल था, और भी कई सारी इंपल्स टरबाइन हो सकती हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेल्टन टरबाइन ही इंपल्स टरबाइन हो, और भी बहुत सारी टरबाइंस ऐसी हैं जो आपकी इंपल्स टरबाइन कहलाती हैं। अब रिएक्शन टरबाइन अगर हम शुरू कर रहे हैं तो क्या क्या डिस्कस करेंगे? इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे, रिएक्शन टरबाइंस कैसी होती हैं, उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर, पूरी जनरल एनालिसिस कर लेंगे। फिर ले जाके सारी टरबाइंस को उसी जनरल एनालिसिस से हम लोग जोड़ने वाले हैं, जैसे कि फ्रांसिस टरबाइन हो गई, फॉर्निरॉन टरबाइन हो गई, कैप्लान टरबाइन हो गई और प्रोपेलर टरबाइन हो गई, ठीक है। तो बेसिकली 4 तरह की टरबाइंस हैं, चारों की चारों रिएक्शन टरबाइन हैं, अलग अलग रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तैयार हो भाई? लंच वगैरह हो गया है? वेलकम बैक सूरज कुमार, ममता यादव, वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि रिएक्शन टरबाइन है क्या आखिरकार, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, रिएक्शन टरबाइन आपकी रेडियल फ्लो टरबाइन है। रेडियल फ्लो टरबाइंस आर दोस टरबाइन इन विच वाटर फ्लोज इन द रेडियल डायरेक्शन। मतलब सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं? रिएक्शन टरबाइन में रेडियल फ्लो टरबाइंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने देखा था 2 तरह का टरबाइन था, रेडियल फ्लो और एक्सियल फ्लो। दूसरा क्या था? एक्सियल फ्लो, ठीक है। तो रिएक्शन में रेडियल वाले को ऑब्जर्व करो, अभी एक्सियल वाला भूल जाओ। रेडियल फ्लो कौन सा टरबाइन है? जहां पर फ्लूइड रेडियली टरबाइन के अंदर एंट्री करेगा। अभी तक कैसा था? टेंजेंशियली एंट्री कर रहा था। अब क्या होगा? देखो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मान लो ऐसी कुछ टरबाइन है, ठीक है सर, मैं पूरा यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। इस तरीके से क्या होगा? इसमें रनर लगा होगा। इस तरीके से क्या होगा बेटा? ऐसे रनर लगा होगा। ये रनर हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये रनर हो गया, ठीक है, ये रनर हो गया। यहां पर क्या होगा? इस तरीके से यहां पर शाफ्ट लगी होगी, और या इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको गाइड वेंस यहां पर लगा देंगे, रनर थोड़ा और अंदर लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर रनर लगा दिए इस तरीके से, ठीक है। तो रनर में क्या होता है बेटा? ब्लेड्स लगी होती हैं इस तरीके से। ये रनर पर ब्लेड्स आ गई जो रोटेट होंगी। इसमें क्या होता है? यहां पर गाइड वेंस भी लगी होती हैं। गाइड वेंस मतलब कुछ ऐसी फिक्स्ड ब्लेड लगी होती हैं जो फ्लूइड को डायरेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? फ्लूइड को डायरेक्ट करती हैं ताकि वो सही दिशा में मूव करके रनर तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तो ये आपका बीच में रनर हो गया, फिर बीच में शाफ्ट लगी है, यहां पर हमारी एक्चुअल वेन्स लगी हैं जो रोटेट करेंगी और पावर डेवलप करेंगी। फिर उसके बाद यहां पर क्या लगी हैं? ये गाइड वेन्स कहलाती हैं। और ये क्या हो गया? ये पूरी केसिंग हो गई। तो फ्लूइड इसमें कैसे एंट्री करता है ये आपको समझना है। फ्लूइड रेडियल डायरेक्शन में एंट्री करेगा इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से रेडियल डायरेक्शन में बेटा फ्लूइड आपकी एंट्री करेगा, और जरूरी नहीं है हमेशा रेडियली इनवर्ड करे। यहां से 2 शब्द निकल के आएंगे, एक इनवर्ड निकल के आएगा, एक आउटवर्ड निकल के आएगा, ठीक है ना। तो याद रखना, यहां से 2 शब्द आएंगे जो आने वाले टाइम पर आपको नजर आने वाले हैं, ठीक है, जो आने वाले टाइम में आपको नजर आने वाले हैं। या तो इस टरबाइन के अंदर इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो होगा, तो इसे क्या बोलेंगे? इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। अगर फ्लूइड क्या है? बाहर की तरफ निकल रहा है, मतलब जिस तरीके से अंदर फ्लूइड जाके इन ब्लेड्स को रोटेट कर सकता है, इसी तरीके से फ्लूइड अंदर से बाहर जाके भी तो ब्लेड को रोटेट कर ही देगा। तो 2 तरह की टरबाइन हो सकती है, एक हो सकती है इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन जिसमें फ्लूइड अंदर जा रहा होगा, और दूसरा होगा
आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, ठीक है, आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो यहां पर ध्यान से सुनो, रेडियल फ्लो टरबाइन वो टरबाइन है जिसमें वाटर कैसे फ्लो करेगा, रेडियल डायरेक्शन में। रेडियल डायरेक्शन का मतलब क्या है, रेडियस की डायरेक्शन से ऐसे एंट्री करेगा, दिस इज द रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। इसी के साथ द वाटर में फ्लो फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड और इनवर्ड टू आउटवर्ड, यही बात तो मैंने बताई, यही बात तो मैंने बताई। क्या हो सकता है, बाहर से या तो फ्लूइड अंदर चला जाएगा या तो अंदर से बाहर चला जाएगा। तो दो टरबाइन निकल के आती हैं, एक आती है इनवर्ड फ्लो रेडियल टरबाइन, ये रिएक्शन टरबाइन की बात कर रहे हैं, अभी हम एक्सियल नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ रेडियल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है बेटा, आउटवर्ड फ्लो रेडियल टरबाइन, आउटवर्ड फ्लो रेडियल टरबाइन, ठीक है। तो बेटा आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी कि इनवर्ड क्या है, आउटवर्ड क्या है, कुछ बेसिक आपको यहां पर टर्म्स समझने हैं, ठीक है। आगे समझने की कोशिश करो। इफ द वाटर फ्लोज फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, अगर बाहर से अंदर की तरफ रनर के थ्रू फ्लूइड जा रहा है, टरबाइन इज नोन एज इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। लाइन समझ आई कि नहीं आई, लाइन समझ आई कि नहीं। अगर वाटर फ्लो कर रहा है आउटवर्ड से इनवर्ड, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, जैसे कि ये डायग्राम बनाया है, किसकी मदद से, रनर की मदद से, गाइड वेन्स की मदद से, तो इस टरबाइन को हम लोग बोलेंगे इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। और ये क्या है, एक रेडियल टाइप ऑफ टरबाइन है। तो यहां पर लिखा है इनवर्ड फ्लो, चाहो तो रिएक्शन लिख लो, ठीक है ना। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो रिएक्शन भी लिख सकते हो, रेडियल भी लिख सकते हो, रिएक्शन, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, रिएक्शन आ जाएगा। दोनों जगह आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। एफएम में पास, बाकी में सब फेल, चाहिए, सही है भाई। अब देखो, इफ द वाटर फ्लोज फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, अगर वाटर फ्लो हो रहा है अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है ना, वाटर कैसे फ्लो हो रहा है, अंदर से बाहर निकल रहा है, अंदर से बाहर निकल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, किसकी मदद से निकलेगा, रनर की हेल्प से निकलेगा, क्योंकि भाई बीच में तो रनर ही लगा है, वहीं तो फ्लूइड जा रहा है, चाहे बाहर से अंदर चला जाए चाहे अंदर से बाहर आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, टरबाइन इज नोन एज आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। अब बताइए क्या दिक्कत आ रही है, बताओ बताओ बताओ। पेल्टन टरबाइन खत्म हो गया, बस इतना ही आपको पेल्टन टरबाइन पढ़ना था, उसी से ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। जो डेटा लिखवाया है और जो चीज़ें समझाई हैं उससे ही सवाल आएगा। रिएक्शन टरबाइन भी इतना ही बड़ा है, आज ही के सेशन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह से हमने रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइंस को डिस्कस करा, एक इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है और दूसरी क्या है आपकी आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है। अब अगर हम रेडियल टरबाइन की बात करें तो इसमें कौन कौन सी पार्ट्स होते हैं, मतलब मेजर पार्ट्स क्या क्या हैं। तो देखो, पहले आपको केसिंग दिखेगी, केसिंग से कौन कनेक्टेड होगा, पेनस्टॉक, फिर आपको गाइड मैकेनिज्म दिखेगी। गाइड मैकेनिज्म किसको बोलते हैं, ये जो बाहर लगा हुआ है, ये जो आपने ग्रीन कलर से ब्लेड लगाए हैं, यही पूरा क्या कहलाता है बेटा, गाइड मैकेनिज्म, यही पूरा क्या कहलाता है, गाइड मैकेनिज्म। इसी को ही क्या बोलते हैं, गाइड मैकेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं, रनर, ये हमारा रनर लगा हुआ है, ठीक है। ये जो बाहर सर्कल बनाया है ये क्या है, ये आपकी केसिंग है, ठीक है। इसी के साथ ये ग्रीन वाला क्या है, गाइड मैकेनिज्म के साथ हमने क्या लगा दिया है, गाइड वेन्स, इसको गाइड वेन्स बोलते हैं, ठीक है, इसको गाइड वेन्स बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स को डिस्कस करना है। केसिंग हो गया, गाइड मैकेनिज्म हो गया, रनर लगा होगा, ड्राफ्ट ट्यूब लगा होगा। अब आप मुझे यहां पर बताओ कि ड्राफ्ट ट्यूब यहां पर क्यों आया। पेल्टन टरबाइन में तो मैंने इसका नाम नहीं लिया था, है कि नहीं, पेल्टन टरबाइन में तो मैंने इसका नाम नहीं लिया था। गाइड वेन्स क्यों, यहाँ पर ड्राफ्ट ट्यूब क्यों आया, क्योंकि ये रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है ना। हम रिएक्शन टरबाइन को शुरू कर रहे हैं। रिएक्शन टरबाइन बेटा वो टरबाइन होती है, रिएक्शन टरबाइन वो टरबाइन होती है जहां पर काइनेटिक एनर्जी तो होगी होगी, पहले भी थी अब भी रहेगी, बट साथ में क्या आ जाएगी, प्रेशर एनर्जी, साथ में क्या आ जाएगी, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी जब आती है तो यही प्रेशर एनर्जी को हम और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्राफ्ट ट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अब ध्यान से समझियो,
अभी ध्यान से समझना यहां पर मैं क्या करने जा रही हूं, एक डायग्राम बना रही हूं जिसमें आपको सारी चीजें दिखने वाली हैं, ठीक है। रबी नहीं हो रहा है, स्लाइड टू क्लियर पेज। चलो ऐसा नहीं बनाते हैं फिर, वो कैसे काम चलेगा नहीं। देखो यहां पर क्या लगा होता है, पेन स्टॉक, ठीक है। ये क्या हो गया, पेन स्टॉक हो गया। ये आया आपका पेन स्टॉक। पेन स्टॉक क्या करेगा, फ्लूइड लेके आएगा, है कि नहीं, फ्लूइड लेके आएगा इस तरीके से। यहां से फ्लूइड क्या करेगा, एंट्री करेगा। अब ये पेन स्टॉक बेटा किससे कनेक्टेड होता है, केसिंग से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं यहां पर आपको केसिंग बना के दिखा रही हूं, इस तरीके से केसिंग बनी होती है। और एक चीज और समझने वाली है, केसिंग में एक और शानदार बात बताऊं, केसिंग इस तरीके से बनी होती है कि जैसे जैसे फ्लूइड अंदर आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होता जाता है, और चेंज का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जाएगा। देखो बेटा कैसे होता है, जो गाइड मैकेनिज्म होता है वो कुछ इस तरीके से लगा होता है। अगर आप देखोगे तो आप फील कर पा रहे होगे, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो आप फील कर पा रहे होगे कि फ्लूइड कहां से आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है ये आपका यहां से आया, यहां से आया, ये गया, तो देखो लगातार एरिया कम हो रहा है। अगर लगातार क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है, केसिंग इस तरीके से डिजाइन करी गई है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लगातार कम होना चाहिए, तो इससे फायदा क्या होगा बताइए, ठीक है। दोनों में होगा, रेडियल, आउटवर्ड, इनवर्ड, दोनों में ही गाइड मैकेनिज्म लगा होगा। अगर इनवर्ड फ्लो है तो गाइड मैकेनिज्म जो है वो पूरा का पूरा फ्लूइड को हेल्प कर रहा होगा कि रनर तक पहुंच जाए, और अगर रेडियली आउटवर्ड होगा तो गाइड मैकेनिज्म हेल्प कर रहा होगा कि वो रनर से फ्लूइड को लेके बाहर निकाल दे, ठीक है। तो होगा दोनों में ही, बस खाली फ्लूइड के फ्लो का अंतर है, बाकी कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आप खुद सोच के बताओ मुझे कि केसिंग में अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कम हो रहा है तो इससे फायदा क्या है, स्पीड बढ़ जाएगी, बहुत ही बढ़िया। अब आप खुद सोच के देखो बेटा कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी दोनों है, तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो तो है ही, और साथ में हमने क्या करा, प्रेशर एनर्जी का कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लिया। कैसे, केसिंग का एरिया घटा दिया। अब जैसे एरिया घटेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर एनर्जी को कम करते हुए ही तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो हमको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। यही कारण है। अब आप खुद सोचो, अगर हमारे पास प्रेशर एनर्जी है, हम वहां से भी वेलोसिटी बना पा रहे हैं, तो क्या हमें बहुत ज्यादा हेड की जरूरत है? सोचो, क्या हमें बहुत ज्यादा हेड की जरूरत है? यहां पर सोच के देखो, सोच के देखो, क्या हमें यहां पर बहुत ज्यादा हेड की जरूरत है? एकदम हाई हेड, जैसे हम पेल्टन टरबाइन में नहीं बोल रहे थे इट्स अ हाई हेड टरबाइन, हाई हेड टरबाइन क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वहां पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, वही काइनेटिक एनर्जी रनर को रोटेट कर रहा था। कोई प्रेशर एनर्जी तो हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो हेड ज्यादा चाहिए था ताकि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हमें मिल सके। बट यहां तो हमें एक साथी मिल गया ना, एक दोस्त मिल गया। वो दोस्त क्या है? प्रेशर एनर्जी है। और अगर हम प्रेशर एनर्जी से मदद ले पा रहे हैं वेलोसिटी को पाने के लिए, तो हमको यहां पर ज्यादा हेड की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी वजह से आपने ऑब्जर्व करा होगा, जो इंपल्स टरबाइन थी वो हाई हेड टरबाइन थी, मगर जो फ्रांसिस टरबाइन थी, फॉर्निरॉन थी, कैप्लान थी, प्रोपेलर थी, ये सब मीडियम हेड और लो हेड में खत्म हुई जा रही थी। याद करो, कैप्लान टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन क्या था? लो हेड टरबाइन थी, और फ्रांसिस फॉर्निरॉन क्या था? मीडियम हेड टरबाइन थी। क्यों मीडियम हेड की यहां पर क्यों मीडियम हेड से ही हमारा काम चल गया? क्योंकि हमारे पास यहां पर क्या है? प्रेशर एनर्जी है, उसका हम यहां पर बढ़िया तरीके से यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने कोई भी टरबाइन का नाम नहीं लिया है, हम सिंपल रिएक्शन टरबाइन का क्लासिफिकेशन आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो आप बेटा, लगातार यहां पर आपको एरिया चेंज होता नजर आ रहा होगा, और चेंज में भी कम देखने को मिलेगा। यहां पर पूरा गाइड मैकेनिज्म लगा होता है, मैं आपको दिखा देती हूं। ये पूरा बेटा क्या है? दिस इज दी गाइड मैकेनिज्म। ये पूरा क्या है? गाइड मैकेनिज्म है। ठीक है, फिर इसके बीच में क्या लगा होगा? इसके बीच में रनर लगा होगा इस तरीके से। ये हम यहां पर रनर बना देते हैं।
ये रनर हो गया, दिस इज द रनर, ठीक है। और ये रनर किस पे इंस्टॉल करा जाएगा, ये रनर जो है ये इंस्टॉल करा जाएगा शाफ्ट के ऊपर। तो यहाँ पर शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब मैं सीधा सीधा सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर शाफ्ट को लगा दिया गया है, रनर घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि शाफ्ट और रनर के बीच में क्या लगा होगा, इस तरीके से ब्लेड्स लगी होती हैं। इस तरीके से बेटा क्या होगा, ब्लेड्स लगी होंगी, यहाँ पर आपको ब्लेड्स भी देखने को मिल रही होंगी, इक्वली स्पेस्ड होती हैं। तो कोशिश करते हैं मैनुअली बनाने के बाद भी हम ब्लेड्स को इक्वली लगा पाएं, ठीक है। इसको थोड़ा पास कर देते हैं, इसको कर देते हैं और यहाँ कर देते हैं। ये हमारी क्या हो गई, ब्लेड्स हो गई, ठीक है। फिर कुछ गाइड वेन्स लगी होंगी, उसको भी फटाफट देख लो। गाइड वेन्स कैसे लगी होंगी, इस तरीके से, डायग्राम में हाथ से बना के इस वजह से दे रही हूं कि आप लोग भी बना पाओ, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो बेटा, यहां पर हमने क्या लगा दिया है, गाइड वेन्स लगा दिए, ठीक है। तो ये पूरा आपको यहां पर सिस्टम देखने को मिल रहा है। अब एक चीज और ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, यहां से जो फ्लूइड आ रहा है ना, तो देखो कुछ फ्लूइड तो यहीं से एंट्री ले लेगा, यहीं से एंट्री ले लेगा, कुछ फ्लूइड आगे जाके यहां से एंट्री लेगा। इस तरीके से आपको यहां पर एंट्री देखने को मिलने वाली है चारों तरफ से, ठीक है। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, ये किसका लिया है, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन का लिया है। आप आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन का भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक एग्जांपल है, सबके नाम लिख देते हैं, पहले नाम लिख देंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो सबके नाम लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबको पॉइंट आउट कर देते हैं, ये क्या है, ये क्या है जानना है, ये क्या है, फिर हमें जानना है ये अंदर क्या लगा हुआ है, फिर हमें जानना है ये क्या है, ठीक है। तो देख लो बेटा, यहां पर इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये लगा हुआ है पेनस्टॉक, ये क्या है, पेनस्टॉक है। ये क्या है, गाइड मैकेनिज्म, गाइड मैकेनिज्म, ये गाइड मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। यहां पर ये क्या है, केसिंग है, ये केसिंग है, केसिंग ऑफ डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं, ये क्या है बेटा, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट लगी हुई है जो रोटेट करके पावर प्रोड्यूस करेगी। और ये क्या लगा हुआ है, ये आपका रनर लगा हुआ, और ये ब्लेड लगे हैं रनर के ऊपर, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए, क्या किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, आगे बढ़ सकते हैं और एक एक करके क्या हम सबको डिस्कस कर सकते हैं, क्या हम जा सकते हैं केसिंग के ऊपर, यस और नो में जवाब दे दो, आगे चलेंगे फिर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा केसिंग की। केसिंग क्या होता है, इन द केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन द केसिंग एंड द टरबाइन आर फुल ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी जेईई में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन द केस ऑफ रिएक्शन टरबाइन द केसिंग एंड द रनर, ठीक है, द केसिंग एंड द रनर या एंड द टरबाइन इज फुल ऑफ वाटर, हाफ ऑफ वाटर, 3/4 ऑफ वाटर, 1/4 ऑफ वाटर। तो याद रखना, ये सवाल ऑलरेडी आया हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखो रिएक्शन टरबाइन के केस में जो केसिंग है और जो टरबाइन है वो हमेशा पानी से क्या होगी, भरी रहने वाली है, ठीक है। द वाटर फ्रॉम द पेनस्टॉक एंटर इनटू द स्पाइरल केसिंग, इसको ध्यान रखना। ये अगर आपको दिख रहा होगा एकदम स्पाइरल की तरह बना है, तो इसको हम लोग स्पाइरल केसिंग भी बोलते हैं। ये स्पाइरल केसिंग की तरह आपको दिखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो पेनस्टॉक से क्या हो रहा है, अगर आप पूरा वर्किंग प्रिंसिपल समझने की कोशिश करो, सबसे पहले पेनस्टॉक से फ्लूइड केसिंग में जा रहा है, और कौन सी केसिंग में, स्पाइरल केसिंग में। स्पाइरल केसिंग में फ्लूइड जाने के बाद पहुंच रहा है गाइड मैकेनिज्म में,
और गाइड मैकेनिज्म में जाने के बाद ये पहुंचेगा रनर में और फिर रनर को रोटेट कराएगा। ठीक है, यही बात यहां पर लिखी हुई है। द वाटर फ्रॉम द पेन स्टॉक से वाटर निकलेगा, स्पाइरल केसिंग के अंदर जाएगा, वेयर द क्रॉस सेक्शनल एरिया कीप डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। धीमे धीमे क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है। जो बात मैंने आपको समझाई है बस सेम वही बात मैं आपको क्या कर रही हूं, लिख के भी दे रही हूं ताकि आप फर्दर रिवीजन कर सको। ठीक है, अब यहां पर देखो केसिंग कंप्लीटली सराउंडेड बाय दी टरबाइन रनर, जो रनर लगा है उससे ही क्या है, कंप्लीटली सराउंडेड है। केसिंग इज मेड ऑफ कास्ट आयरन और स्टील, या तो हम कास्ट आयरन का बनाते हैं या तो स्टील का बनाते हैं, ये केसिंग का मटेरियल हो गया। ठीक है, दूसरा देखो जरा, गाइड मैकेनिज्म, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेशनरी सर्कुलर व्हील ऑल अराउंड द रनर ऑफ द टरबाइन। देखो यही तो है, क्या है, ये एक व्हील है, ठीक है ना, जो किसके अराउंड है, रनर के अराउंड है, ऑल अराउंड दी रनर ऑफ दी टरबाइन। इट इज अ सर्कुलर व्हील जो हमने रनर के ऊपर लगा रखी है। ठीक है, आगे समझने की कोशिश करो। द स्टेशनरी गाइड वेन्स आर फिक्स्ड ऑन द गाइड मैकेनिज्म। अब देखो स्टेशनरी गाइड वेन्स, कौन से गाइड वेन्स है, ये जो देखने को बेटा मिल रहे हैं, इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, इसी को ही हम बोल रहे हैं स्टेशनरी गाइड वेन्स। ये मूव नहीं करते हैं, फिक्स हैं, स्टेशनरी गाइड वेन्स। ये किसके ऊपर लगे हुए हैं, गाइड मैकेनिज्म के ऊपर। ठीक है ना, किसके ऊपर बेटा लगे हुए हैं, गाइड मैकेनिज्म के ऊपर। तो यही बातें यहां पर चल रही हैं, स्टेशनरी गाइड वेन्स फिक्स होंगे गाइड मैकेनिज्म के ऊपर। द गाइड वेन्स अलाउ वाटर टू स्ट्राइक द वेन फिक्स्ड ऑन द रनर विदाउट शॉक एट द इनलेट। देखो जब फ्लूइड आ रहा है ना तो एकदम हाई वेलोसिटी से आ रहा है, तो गाइड वेन्स क्या करेंगे, उस जो पूरा फ्लूइड है उसको एक दिशा देंगे। आप भी जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो फैकल्टीज क्या दे रहे हैं, आपको दिशा दे रहे हैं ताकि शॉक कम लगे। ठीक है, आराम से आप एक प्रोसेस को परफॉर्म कर पाओ। सेम यही काम गाइड मैकेनिज्म का भी है। फ्लूइड हाई वेलोसिटी से रनर को अप्रोच कर रहा है, तो गाइड मैकेनिज्म बीच में किसका काम कर रहे हैं, एकदम सहायक का काम कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, हाई वेलोसिटी के फ्लूइड को रनर तक पहुंचा रहे हैं विदाउट क्रिएटिंग द शॉक। अच्छा ये बताओ, शॉक अगर यहां पर होगा तो कौन सा फिनोमेना देखने को मिलेगा। अगर गाइड वेन्स ना लगाएं तो आप देखोगे रनर पर जो ब्लेड्स लगे हुए हैं उस पे हाई शॉक डेवलप होगा, तो उसकी वजह से कौन सा फिनोमेना देखने को मिलेगा, सोचो क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए मुझे, कौन सा फिनोमेना देखने को मिलेगा। सबकी सिट्टी पिट्टी गुल है एकदम। पढ़ो भाई, रिवीजन करो, कैसे निकालोगे एजेई, कैसे बनोगे, सब्जेक्ट छोड़ छोड़ के बनोगे एजेई। वाटर हैमर लिखो जब पता है, वाटर हैमर की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। तो गाइड वेन्स क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं ताकि विदाउट शॉक, बिना किसी शॉक के वाटर रनर तक पहुंच पाए। ये कहानी है, इसमें कोई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, आपको सुनना है बस, मुझे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो भाई, अब बात करते हैं रनर। पहले कौन आया, पेन स्टॉक आया, फिर केसिंग आई, फिर गाइड मैकेनिज्म आया, अब रनर की बारी है। रनर देखो, इन अ सर्कुलर व्हील, इट इज अ सर्कुलर व्हील ऑन विच सीरीज ऑफ रेडियल कर्व्ड वेन्स। याद रखना, रेडियल कर्व्ड वेन्स इसके ऊपर लगे होते हैं, फिक्स होते हैं। द सरफेस ऑफ द वेन्स इज मेड ऑफ वेरी स्मूथ। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि सरफेस क्यों स्मूथ बनाई जा रही है, ताकि लॉसेस ना हो। ठीक है ना, द रेडियल कर्व्ड वेन्स आर सो शेप्ड दैट द वाटर एंटर एंड लीव द रनर विदाउट शॉक। मतलब ये जो वेन्स है ना, इनको इस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे डिजाइन करा जाता है कि वाटर जो है टरबाइन में एंट्री भी करे, एग्जिट भी करे, मगर कोई शॉक नहीं हो, कोई भी वाटर हैमर की प्रक्रिया आपको देखने को ना मिले। द रनर इज की टू द शाफ्ट। अच्छा ये चीज दिख रही है हमें डायग्राम में कि रनर किसके ऊपर की करा गया है, इस शाफ्ट के ऊपर। यहां पर जो शाफ्ट लगी है इसके ऊपर कीड है, मतलब इंस्टॉल कर देना, लगा देना, सिंपल कीड ही कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। द गाइड वेन्स हो गया, रनर का तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है ना, सर्कुलर व्हील है, इसके ऊपर रेडियल कर्व्ड वेन्स लगे होते हैं, सरफेस ऑफ द वेन्स जो है वो बहुत ही स्मूथ बनाई जाती हैं, और इस तरीके से कर्व्ड वेन्स को डिजाइन करा जाता है कि वाटर एंट्री ले ले, एग्जिट ले ले बिना किसी शॉक के, और रनर को शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है। अब आखिरी पड़ाव आता है ड्राफ्ट ट्यूब का। अब मैं आपको बताती हूं यहां पर ड्राफ्ट ट्यूब कहां लगा होगा। देखो ड्राफ्ट ट्यूब जो होगा जो ड्राफ्ट ट्यूब होगा बेटा,
इस तरीके से टरबाइन एग्जिट पर लगा होगा, याद रखियो, ठीक है। कहां लगा होगा? टरबाइन एग्जिट पर। टरबाइन एग्जिट पर क्या लगा होता है? ड्राफ्ट ट्यूब। अब हुआ क्या यहां पर समझो, ड्राफ्ट ट्यूब को अब हम और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीक तो ड्राफ्ट ट्यूब की पूरी थ्योरी चलेगी, एफिशिएंसी डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो शुरुआती दौर में आपने क्या करा, केसिंग का एरिया ग्रेजुअली डिक्रीज कराया। इससे आपको फायदा क्या मिला? आपने प्रेशर को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर लिया, ठीक है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, आप बड़े खुश, भाई ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा पावर प्रोडक्शन, आराम से रनर घूमेगा। मगर दिक्कत क्या आई, ये प्रेशर कम होते 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 जब बेटा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ और फ्लूइड रनर के एग्जिट पर पहुंचा तो उसके पास प्रेशर कम हो गया, लो प्रेशर पर चला गया, और प्रेशर इतना कम हो गया कि बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना उससे भी कम हो गया। अब फ्लूइड बाहर कैसे आए? क्योंकि फ्लूइड को अब कैसे फ्लो करना पड़ेगा? लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। क्या फ्लूइड लो प्रेशर टू हाई प्रेशर फ्लो होने के लिए राजी होगा? नहीं होगा, क्योंकि फ्लूइड तो कहता है कि मैं तो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर ही मूव करूंगा। फ्लूइड मैकेनिक्स आ गई, बात समझ आ रही है। और कई बार प्रेशर कम होते होते इतना कम हो गया कि वाटर के वेपर प्रेशर से भी नीचे चला गया, तो कैविटेशन भी होने लगा। तो हमने क्या सोचा कि भाई अब कुछ तो ऐसा सिस्टम यहां पर लगाना पड़ेगा जिससे हम प्रेशर को बढ़ा सकें, क्योंकि जब तक प्रेशर नहीं बढ़ेगा टरबाइन एग्जिट से हम फ्लूइड को निकाल के टेल रेस तक नहीं लेके आ सकते। लेके आ सकते हो क्या? सोच के देखो। और क्या वाटर हैमर कैविटेशन की जो प्रॉब्लम आ रही है टरबाइन के एग्जिट पर, क्या उसे आप दूर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने सोचा कि अगर एरिया बढ़ जाए तो फिर वेलोसिटी घट जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आप एक ऐसा ही सिस्टम लेके आए, एक ऐसी ही डिवाइस लेके आए जिसका एरिया देखो लगातार आपने बढ़ाया, जिसका नाम हमने रख दिया ड्राफ्ट ट्यूब। अब इस ड्राफ्ट ट्यूब ने क्या करा, जो इनिशियल हमने प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करा था केसिंग के एरिया को घटा के, इसने वो प्रेशर को कंपनसेट कराया, वो प्रेशर को बढ़ाया ताकि हम फ्लूइड को टरबाइन एग्जिट से टेल रेस तक लेके जा सके। कहानी समझ आई? सब कुछ कहानी है। एक बार आपने सुन लिया, आपने समझ लिया, पर्पस जान लिया, खत्म। अब बताओ मुझे कितने लोगों को यहां पर दिक्कत खत्म हो चुकी है? तो देखो बेटा ड्राफ्ट ट्यूब क्या है, मैंने देखो जो बताया वही लिखा। द प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ द रनर ऑफ द रिएक्शन टरबाइन इज जनरली लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान से समझियो, हमने क्या बोला कि रनर एग्जिट ऑफ द रनर पर रिएक्शन टरबाइन में जनरली प्रेशर लेस देन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब वो लेस देन क्यों होता है ये बात समझ आ गई है आपको, ठीक है। द वाटर एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन कैन नॉट बी डिस्चार्ज डायरेक्टली टू द टेल रेस। इतना प्रेशर कम है कि हम उसे डायरेक्टली टेल रेस तक डिस्चार्ज नहीं कर सकते, मजबूरी है। तो हम क्या करेंगे, अ ट्यूब और पाइप ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया, एक कोई ट्यूब लेंगे या कोई एक पाइप लेंगे जिसका एरिया लगातार बढ़ रहा हो, इज यूज्ड फॉर डिस्चार्जिंग वाटर फ्रॉम द एग्जिट ऑफ द टरबाइन टू द टेल रेस। एक पाइप लेंगे, एक ट्यूब लेंगे जिसका एरिया लगातार बढ़ रहा हो, इसका हम इस्तेमाल करेंगे वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए टरबाइन एग्जिट से या रनर की एग्जिट से टेल रेस तक। रनर की एग्जिट से टेल रेस तक हम फ्लूइड को बाहर निकालेंगे इस ग्रेजुअल इंक्रीजिंग एरिया वाले ट्यूब से। और इसी ट्यूब को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस ट्यूब ऑफ इंक्रीजिंग एरिया इज कॉल्ड ड्राफ्ट ट्यूब। सोचो, इतना भी मुश्किल नहीं है, आसान है। बताइए भाई। तो आपको वाटर हैमर, कैविटेशन दोनों को साथ में लेके चलना है रिएक्शन टरबाइन में। और वाटर हैमर तो आपको पेल्टन में ही देखने को मिलता है, ठीक है। आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। अब हम आगे जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रांसिस टरबाइन को, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन टरबाइन है हमारी फ्रांसिस टरबाइन। ये हमारी पहली रिएक्शन टरबाइन है। अभी हमने सिर्फ रिएक्शन टरबाइन की बात करी, इसमें पहली टरबाइन आती है फ्रांसिस टरबाइन। इससे पहले पढ़ा है कभी कभी फ्रांसिस टरबाइन को किसी ने? सोच के बताओ।
बताइए, एरिया बढ़ा देंगे, ठीक है। चलें आगे चलें, फ्रांसिस टरबाइन पर रिएक्शन टरबाइन का पहला केस देखें, जो हमारा आज का पूरा पार्ट होने वाला है डिस्कशन का, फ्रांसिस टरबाइन। देखो ये तो बेसिक हमने रिएक्शन टरबाइन का डिस्कशन कर लिया, ठीक है। फ्रांसिस टरबाइन कौन सी टरबाइन है? ये एक इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, मतलब फ्लूइड बाहर से अंदर जाएगा, जिस तरह का ये सिस्टम बनाया है सेम ऐसा सिस्टम ही बनेगा, बट जो डिस्चार्ज होगा वो कैसा होने वाला है? रेडियल होने वाला है। मतलब क्या है? रेडियल फ्लो इनवर्ड टरबाइन है और डिस्चार्ज कैसा होगा? 90 डिग्री पर होगा। रेडियल डिस्चार्ज का मतलब क्या था? कौन सा एंगल मैंने वहां पर रिलेट करा था? अगर आपको एंगल याद है और बेसिक वेलोसिटी डायग्राम याद है, वहां पर मैंने लिखा था रेडियल डिस्चार्ज का मतलब क्या है एंगल के टर्म में, बताइए। देखते हैं कितना आप रिवीजन कर रहे हो, कितना आप याद करके आ रहे हो, सब अभी पता चल जाएगा। रेडियल डिस्चार्ज का मतलब क्या है एंगल के केस में, बताइए। चलिए सोच के बताओ, रेडियल डिस्चार्ज का मतलब क्या है? कुछ लिखवाया था? नाइन्टी डिग्री सही लिखा है क्या? 90 डिग्री, अल्फा 2 या बीटा 2? ये बताओ मुझे, अल्फा 2 90 डिग्री या बीटा 2 90 डिग्री? क्या 90 डिग्री ले लूं मैं? लिखो, मैं यहां पर डेफिनेशन देती हूं फ्रांसिस टरबाइन की, ठीक है। देखो, द इनवर्ड फ्लो reaction turbine, the inward flow reaction turbine having radial discharge, ठीक है। क्या बोला मैंने? रेडियल डिस्चार्ज, having radial discharge at the exit is known as फ्रांसिस टरबाइन। ये सवाल एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि फ्रांसिस टरबाइन किस तरह की टरबाइन है। रेडियल फ्लो इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, कैसी टरबाइन है? अल्फा 2। बहुत ही बढ़िया, याद है, मतलब मजा आई। सही आंसर देते हो तो मुझे खुशी होती है, ठीक है। तो इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन क्या है? एक ऐसी टरबाइन है जो, नहीं, फ्रांसिस टरबाइन कैसी टरबाइन है? एक ऐसी इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है जिसका डिस्चार्ज क्या होगा? रेडियल होने वाला है। इसको हम लोग फ्रांसिस टरबाइन बोलते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज हमको यहां पर समझ आई। तो अगर मैं यहां पर, डायग्राम तो सेम वही रहेगा, एक जो कॉमन डायग्राम बनाया है उसे ही ध्यान रखना है। फ्रांसिस टरबाइन का डायग्राम और वो डायग्राम दोनों सेम होने वाले, नो डिफरेंस, ठीक है। तो वो चीज आपको नहीं भूलनी है। अभी मैं आपको बताती हूं, ये ब्लेड हो गई, ठीक है। अब एंट्री देखो, ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो V1 वेलोसिटी से फ्लूइड ने एंट्री करी, ठीक है। U1 वेलोसिटी से ब्लेड आगे मूव करी, यहां पर क्या मिलेगा? VR1। ये क्या मिलेगा? रेडियल वेलोसिटी। वेलोसिटी ट्रायंगल आपको समझा चुकी हूं सारे के सारे, VR1, ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या मिलेगा? ये दोनों के बीच में मिलने वाला है U1। ये दोनों के बीच में क्या मिलेगा? U1। और उसके बाद आप इस V1 के कंपोनेंट कर सकते हो जैसे चाहो वैसे, कोई नहीं रोके है आपको इसके कंपोनेंट करने से, ठीक है। दो येलो लाइंस आपको क्या दिखा रही हैं? कंपोनेंट्स के बारे में बता रही हैं, ठीक है। आगे देखो बेटा, ये U1 तो इसी डायरेक्शन में मिलेगा। अब डिस्चार्ज कैसा होना है? रेडियल डिस्चार्ज होना है। तो रेडियल डिस्चार्ज का मतलब क्या है? 90 डिग्री एंगल पर डिस्चार्ज होगा, यही खासियत है बेटा। और रिलेटिव वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी आपको मिलेगी बीटा 2,
ये β2 हो गया, ये v वेलोसिटी कितनी होगी, vr2 होगी, ये कितना होगा, v2 होगा। और आप एंगल देख लो, इसका एंगल देख लो 90 डिग्री है, जो कि आपका क्या है, α2 है। दिस इज द 90 डिग्री। ठीक है, यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा आपको α1 और यहां पर आपको मिलेगा β1। आई बात समझ में, आई बात समझ में। इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो, α2 हमने क्या बना दिया, α2 हमने 90 बना दिया, v1 से जो एंगल आया α1 आ गया, vr1 से जो एंगल आया β1 आ गया, और v2 को हमने क्या कर दिया, सीधा सीधा 90 डिग्री बना दिया। इसको ही बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं रेडियल डिस्चार्ज। इसको ही क्या बोलते हैं, रेडियल डिस्चार्ज। रेडियल डिस्चार्ज ये लिखवा दिया था शुरुआत में ही, अब कोई भूल जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, एक कहानी और सुननी पड़ेगी, वो कौन सी कहानी है बताती हूं। ठीक है, पहले तो ऐसे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये आपको पता है क्या होगा, v⍵1 और ये क्या होगा, vf1 होगा। ठीक है, ध्यान से समझना, इसी डायरेक्शन में होगा v⍵1 और इस डायरेक्शन में होगा vf1। ठीक है, सुनते जाओ, अभी थोड़ा स्लो चल रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये v2 हो गया, ये vr2 हो गया, इनके बीच में आपको क्या मिल जाएगा, v2 और vr2 के बीच में आपको मिल जाता है u2, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, u2 मिल जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ब्लेड तो अल्टीमेटली आगे ही बढ़ेगी। ठीक है ना, ब्लेड तो अल्टीमेटली आपकी आगे ही बढ़ने वाली है। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, ये जो फ्रांसिस टरबाइन है ये जेम्स बी फ्रांसिस ने दी थी। ठीक है, एक अमेरिकन इंजीनियर थे, उन्होंने ही ये फ्रांसिस टरबाइन दी, और सबसे पहले इन्होंने रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन दी। बाद में जाके इसी टरबाइन को इन्होंने मॉडिफाई करा और इन्होंने क्या बोला कि एंट्री तो मैं रेडियली कराऊंगा मगर एग्जिट एक्सियली होगी, मतलब रेडियली फ्लूइड एंटर करेगा और नीचे से एक्सियल डायरेक्शन में फ्लूइड बाहर आने वाला है, तो उसको हमने बोला मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। बात समझ आ रही है क्या बोल रही हूं मैं? इट इज डेवलप्ड बाय जेम्स बी फ्रांसिस, क्या बोल रही हूं मैं, इट इज डेवलप्ड बाय जेम्स बी फ्रांसिस। ठीक है, अपने नाम पे ही सारे के सारे लोग रखते हैं नाम, जेम्स बी फ्रांसिस, एन अमेरिकन इंजीनियर। कौन से इंजीनियर थे? अमेरिकन। भारत की हालत देख के ये बात का एहसास भी हो जाता है कि क्यों सारे इंजीनियर जनरली अमेरिकन ही होते हैं। ठीक है, भारत की हालत देख के ये बात मुझे फील हो जाती है। इट इज डेवलप्ड बाय जेम्स बी फ्रांसिस, एन अमेरिकन इंजीनियर who developed radial flow reaction turbine known as फ्रांसिस टरबाइन। इसी को ही क्या बोलेंगे? फ्रांसिस टरबाइन बोलेंगे, known as फ्रांसिस टरबाइन। लेटर ऑन, बाद में, लेटर ऑन का मतलब क्या होता है? बाद में। ही मॉडिफाइड द फ्रांसिस टरबाइन, he modified the Francis turbine in which flow या fluid enter radially and exit axially and it is known as मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। इसको इन्होंने क्या बोला? मिक्स्ड फ्लो टरबाइन बोला। और इस टरबाइन का नाम फिर फ्रांसिस नहीं रहा,
इस टरबाइन का नाम चेंज होके क्या पड़ गया, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, इसी को ही आगे जाके हमने क्या बोला, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन का केस अगर पूछ लेता है तो याद रखियो मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन को ही हम लोग मिक्स्ड फ्लो टरबाइन बोलते हैं। तो पूरी कहानी समझ आ गई होगी कि फ्रांसिस टरबाइन की। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? चलो चलो, हाँ ठीक है। तो इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन हैविंग रेडियल डिस्चार्ज, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में। अभी दिखाऊंगी आपको, अगर होगा तो मेरे पास मैं अभी दिखा देती हूँ, तुरंत के तुरंत देखोगे तो ज़्यादा अच्छा फील करोगे। ठीक है, इन अ रिएक्शन टरबाइन, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं है। ये भी क्वेश्चन, चलो दिखाती हूँ, अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा। ठीक है, तो इसी को ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं वर्क डन एंड एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, हमारा वेलोसिटी डायग्राम हो गया है, अब हमें वर्क डन एंड एफिशिएंसी डिस्कस करनी है रिएक्शन टरबाइन की। मतलब समझ गए होगे, सेम प्रोसेस, रनर पावर निकालेंगे, शाफ्ट पावर निकालेंगे, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालेंगे, मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालेंगे, सारी के सारी सेम चीजें करने वाले हैं जो हमने पेल्टन में करी है। वर्क डन एंड एफिशिएंसी, वर्क डन एंड एफिशिएंसी ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, खाली सुनते जाओ, जब सवाल दिखाऊंगी तो आप खुद ही लगा पाओगे, फिर आप बोलोगे कि हाँ बात तो है, देखने में टफ है बट जब सवाल आ रहे हैं तो आसानी से बने जा रहे हैं। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा किसकी बात करेंगे, जैसे प्रीवियस अगर एनालिसिस को ऑब्जर्व करोगे, हमने वर्क डन पर सेकेंड निकाला था जिसे हमने बोला था रनर पावर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रनर पावर की बात करूं तो रनर पावर हमने कितना निकाला था, देखो जरा, इसको हमने बोला था वर्क डन पर सेकेंड, यही हमारा पावर था। फॉर्मूला था मास फ्लो रेट V ओमेगा 1 U1 माइनस V ओमेगा 2 U2। मानते हो कि नहीं मानते हो? ऐसा ही करेंगे। ठीक है, V ओमेगा 1 U1 माइनस V ओमेगा 2 U2। यहाँ U1 U2 समान नहीं होते हैं, अलग होते हैं तो हम अलग ही लेंगे। ठीक है, अच्छा इस वेलोसिटी ट्रायंगल को देख के बताओ V ओमेगा 2 की वैल्यू क्या होगी, बताइए। हाँ मैं भी इंडियन इंजीनियर हूँ, सही बात है, मैं भी तो इसी एजुकेशन सिस्टम से गुजरी हूँ। मैं सिर्फ आपकी बात थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ। मैंने ये थोड़ी ना बोला कि आप में से पेल्टन टरबाइन किसी ने नहीं बनाई, मैंने कहा हिंदुस्तान में पेल्टन टरबाइन किसी ने नहीं बनाई। क्यों? बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम ही गड़बड़ है, हमारे में उतना, हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? आज अगर हमारा विलिंगनेस खत्म हो जाए AEJ एग्जाम देने का, हम पढ़ाई छोड़ देंगे? आप बताओ, अगर आपको कोई प्राइवेट नौकरी दे दे, अब बोले कि 2 लाख रुपए सैलरी ले लो और AEJ की प्रिपरेशन ना करो, आप कभी जीवन में यहाँ पढ़ने नहीं आओगे, कभी जीवन में आप किताबें खोल के नहीं देखोगे। वाई? Because in India, education means we want to earn money. We will study only that part which is required to earn money. हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जिससे हम पैसा कमा सकें, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। हम कभी नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते। और पूरी हिस्ट्री है, उठा के देख लो, कोई एक बच्चा निकल आए कि मैम मैंने तो शौक में पढ़ा था, मैं तो AEJ की प्रिपरेशन कर ही नहीं रहा हूँ। सब कर रहे हैं यार। सो आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ सिस्टम, ऑब्वियसली। मैं कहीं बाहर अमेरिका से थोड़ी ना आई हूं। बताओ मुझे, जल्दी बताओ, यहां पर V ओमेगा 2 की वैल्यू क्या होगी? बताओ बताओ जल्दी। सोचो V ओमेगा 2 की वैल्यू। देखो V ओमेगा 2 और VF2, इससे कंफ्यूज मत हो, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, कहीं पर अगर V2 है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा V ओमेगा 2 देगा,
इसका वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा VF2 देगा। जब हमने पेल्टन टरबाइन को ऑब्जर्व करा था तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ वर्ल वेलोसिटी मिली थी। क्यों? क्योंकि V1 जो था वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल था। यहां पर अगर आप देखोगे बेटा तो यहां पर पूरी की पूरी वेलोसिटी वर्टिकली डाउन है क्योंकि रेडियल डिस्चार्ज हो रहा है। यहां पर कोई वर्ल वेलोसिटी आपको नहीं मिलेगी। जो V2 है वो डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा? VF2 के। जो V2 है वो डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा? VF2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां पर हमें पता है इन द केस ऑफ फ्रांसिस टरबाइन VW2 जो है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, क्यों 0 होगा? कैसे 0 होगा? सबको समझ आ जानी चाहिए ये बात। तो पावर कितनी हो जाएगी? मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट की जगह मैं सीधा क्या है बेटा लिख लेती हूं, रो इंटू क्यू। रो इंटू क्यू, ये हो गया V ω1, ये हो गया U1। यहां पर रनर पावर आपने निकाल ली है। ठीक है, तो यहां पर एक फॉर्मूला और लिख देते हैं कि हमने मास फ्लो रेट की जगह क्या रखा है? रो इंटू क्यू रखा है। ठीक है, अब यहां पर तो हमने कोई काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए नोजल वगैरह कुछ ऐसा तो डिस्कशन करा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम बेटा क्या करेंगे? यहां पर हम देखेंगे एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। ठीक है, एट इनलेट ऑफ टरबाइन, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालने के लिए इनलेट ऑफ टरबाइन पर जो एनर्जी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक पावर। जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक पावर। ये हमें चाहिए होगा। फॉर्मूला क्या होगा? रो इंटू क्यू इंटू जी, और कौन सा हेड रखेंगे? नेट हेड रखेंगे। तो ये हमें पावर मिल गई, हाइड्रोलिक पावर। ठीक है, अब क्या हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें रनर पावर पता है, हमें हाइड्रोलिक पावर पता है। हम यहां पर क्या करेंगे बेटा? हाइड्रोलिक पावर इनपुट है और रनर पावर आउटपुट है, दोनों को डिवाइड करा दो। जैसे ही आप डिवाइड करा दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो बेटा क्या करेंगे, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बहुत इजी है। एक बार आपने बेसिक समझ लिया ना तो आप आसानी से सब कर पाओगे। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, अब सवाल उठता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितनी होगी? तो कैसे जवाब देंगे? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बेटा होता है, कैसे क्या लिखवाया था फॉर्मूला? रनर पावर आउटपुट, और इनपुट क्या था? हाइड्रोलिक पावर था। तो यहां पर यही पावर तो रनर पावर है, कितना है? रो क्यू V ω1 U1 डिवाइडेड बाय हाइड्रोलिक पावर कितना है बेटा? रो क्यू जी, नेट हेड हो जाएगा। मैं एक भी नोटेशन का फुल फॉर्म नहीं बता रही हूं, और ये बात आपको पता है मैं क्यों नहीं बता रही हूं, क्योंकि मैंने सारे नोटेशन इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही डिस्कस कर लिए हैं। अब आप देखो और फट से समझ जाओ। ठीक है ना, अब आप देखो और फट से समझ जाओ इस चीज को। तो यहां से रो क्यू कट जाएगा, यहां से भी रो क्यू कट जाएगा। ठीक है, रो क्यू से रो क्यू कट गया तो हमको यहां पर हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिल जाएगा। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? V ω1 U1 डिवाइडेड बाय G इंटू एच। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मैं पूछा क्या जाएगा? देखो, या तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा, या तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा फ्रांसिस टरबाइन की एफिशिएंसी कितनी होती है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पेल्टन टरबाइन की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है, बताइए बताइए, पेल्टन टरबाइन की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है? पेल्टन टरबाइन की अगर मैं आपसे एफिशिएंसी पूछूं तो क्या आप जवाब दे सकते हो? सोचो। सही है, 66.67% आ जाती है। इसी तरीके से आपसे ये पूछेगा कि फ्रांसिस टरबाइन की एफिशिएंसी कितनी है, तो याद रखना दी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, आपको पता नहीं है कि आप किस लेवल पर HM को पढ़ रहे हो। ठीक है, एक बार जब ये खत्म होगा ना आप सारे क्वेश्चन लगा पाओगे। द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ फ्रांसिस टरबाइन रेंजेस फ्रॉम 80% टू 90%। ठीक है, 80% से लेकर
90% के बीच में आपकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी वेरी करती है। ठीक है, या 80 to 90 ना लिख के लिख सकते हैं 85 to 90, थोड़ा और एक्यूरेट यहां पर हो जाएगा। 85 to 90% आपकी वेरी करती है। ठीक है, 85% से लेकर 90% तक फ्रांसिस टरबाइन की एफिशिएंसी आप देख लोगे। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं किसकी, यहां पर रनर पावर हो गई, अवेलेबल पावर एट द इनलेट हो गई। अब हमें निकालनी है मैकेनिकल एफिशिएंसी। लेट अस कंसीडर, हम मान लेते हैं बेटा द शाफ्ट पावर, लेट अस कंसीडर द शाफ्ट पावर इज PS। ठीक है, शाफ्ट पावर आपको हमेशा क्वेश्चन में ही देगा, आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि मैकेनिकल लॉसेस आप माइनस करके ही शाफ्ट पावर बता पाओगे, वो क्वेश्चन में ही देगा। लेट अस कंसीडर द शाफ्ट पावर इज इक्वल टू द PS। तो यहां पर मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी देखो बेटा, मैकेनिकल एफिशिएंसी मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है बेटा, शाफ्ट पावर आउटपुट है और इसको इनपुट क्या दिया गया था, रनर पावर दिया गया था। ठीक है, तो यहीं से आप इक्वेशन बना सकते हो कि मैकेनिकल पावर हो जाएगी शाफ्ट पावर PS, जो आपको क्वेश्चन में दी होगी, और रनर पावर आपने बेटा कितनी निकाली है, रो क्यू V ओमेगा 1 U1, यहां पर पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा रो क्यू V ओमेगा 1 U1। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या पूछेगा, फ्रांसिस टरबाइन के केस में कितनी मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है, तो स्टेटमेंट लिख लो, द मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी रेंजेस %80 to 90%। ठीक है, 80% से लेकर 90% तक आपको यहां पर मैकेनिकल एफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, तो हमने हाइड्रोलिक एफिशिएंसी देख ली, मैकेनिकल एफिशिएंसी देख ली। अगर मैं यहीं पर ओवरऑल एफिशिएंसी की बेटा बात करूं, ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी निकालना बहुत आसान है, क्योंकि एक बार आपने बेटा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकाल ली और मैकेनिकल एफिशिएंसी निकाल ली, तो आपको यहां पर ओवरऑल एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एक छोटी सी चीज है, ये जो स्टेटमेंट है सेम स्टेटमेंट ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए लिखना। ठीक है, द ओवरऑल एफिशिएंसी यहां पर लिख देते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, यहां पर किसकी बात हो रही है, ओवरऑल एफिशिएंसी की बात हो रही है, ना कि मैकेनिकल। ओवरऑल एफिशिएंसी जो है आपकी, क्योंकि मैकेनिकल तो आपको शाफ्ट पावर देगा, तो आप उसी से कैलकुलेट कर पाओगे। दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द ओवरऑल एफिशिएंसी, जो क्या है आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। समझ आ रही है बात, एक बार सीसी बनाओ फिर आगे चलेंगे। अभी तक हमने क्या डिस्कस करा, फ्रांसिस टरबाइन पहली रिएक्शन टरबाइन शुरू करी है, जो कि क्या है बेटा, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है, क्या है बेटा, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, अभी बहुत कुछ है इसमें डिस्कस करने के लिए, करेंगे आराम से करेंगे। इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, ठीक है भाई, सही है। चलो अब बात आती है किसकी, डिग्री ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, तो चलो बेटा डिग्री ऑफ रिएक्शन देखते हैं। डिग्री ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू दी 1 माइनस, यहां पर आपको मिलेगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2, और जो दूसरी एनर्जी थी ना वो मैं टोटल एनर्जी ये वाली लिख देती हूँ, V ओमेगा 1 U1 V ओमेगा 2 U2। ठीक है, इक्वेशन आपको होपफुली समझ आ रही होगी। रीजन क्या है, देखो प्रेशर एनर्जी चेंज अपॉन टोटल एनर्जी चेंज लिखते हैं ना, तो नीचे तो टोटल ही मिलती है, और वो टोटल एनर्जी हमने कौन सी इक्वेशन से बनाई थी, इसी इक्वेशन से तो बनाई थी।
इसी इक्वेशन से तो टोटल एनर्जी बनाई थी मैंने, वही इक्वेशन यहां पर वापस से लिख दी है। तो ये आपका टोटल एनर्जी है और ऊपर आपका V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। ठीक है, कंफ्यूज ना होना, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स की पीपीटीज और जो भी पीडीएफ आपको मिली उसको प्लीज यूज करिए ताकि आप चीजों को समझ पाओ बेहतर तरीके से। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर ये फॉर्मूला लेने में आसानी क्या है कि हमको पता है कि ये वाला टर्म 0 है। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू दी 1 माइनस, ठीक है, अब दिया हुआ है V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। V2 स्क्वायर मुझे पता है। देखो एक चीज ध्यान रखना, फ्रांसिस टरबाइन का केस जब भी हम डिस्कस करते हैं इसमें जनरली VF1 और VF2 जो है वो दोनों सेम आ जाते हैं। ठीक है ना, जनरली क्या होता है, VF1 और VF2 दोनों सेम मिलते हैं। याद रखना, इन द केस ऑफ फ्रांसिस टरबाइन जब हमने इसको ऑब्जर्व करा VF1 और VF2 जनरली सेम मिलते हैं। ठीक है, तो V1 को क्या मैं VF1 में तोड़ सकती हूं, कितना मिलेगा VF1 और V1 में रिलेशन, सोचो जरा। देखो V1 का वर्टिकल कंपोनेंट VF1 देगा, V1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, V1 साइन अल्फा 1 होगा कि नहीं, वो किसके बराबर होगा, VF1 के बराबर। तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, VF1 साइन अल्फा 1 अपॉन साइन VF1 अपॉन साइन अल्फा 1। देखो देखो यहां पर वेलोसिटी ट्राइंगल से लिख रही हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। V1 साइन अल्फा 1 इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपने क्या बोला, VF1 है। इसी के साथ साथ एक चीज आपने और यहां पर बोली, VF1 VF2 के बराबर होता है फ्रांसिस टरबाइन के केस में। तो यहां से V1 कितना आएगा, VF1 अपॉन साइन अल्फा 1, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं VF1 1 अपॉन साइन अल्फा क्या होता है, कॉसेक अल्फा होता है। तो देखना जरा यहां पर V1 को लिख सकते हैं VF1 कॉसेक अल्फा 1, V2 क्या है, ये VF2 के डायरेक्ट बराबर है क्योंकि V ओमेगा 2 0 है, तो V2 VF2 के बराबर हो जाएगा। दोनों चीजें यहां पर उठा के जरा पुट करो, ये हो जाएगा VF1 स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा 1 माइनस VF2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, हम ऐसे ही रखते हैं, यहां पर हो जाएगा V ओमेगा 1 U1। ये पहली इक्वेशन आ गई, क्लियर है। क्या करा, V1 की वैल्यू पुट कर दी, V2 V ओमेगा 1 U1 अभी ऐसे ही रखा है, इसको भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो जरा, अगर आप V1 और V ओमेगा 1 पूरा ऑब्जर्व करोगे तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, V1 कॉस अल्फा 1 V ओमेगा 1 के बराबर होगा, V1 कॉस अल्फा 1 किसके बराबर होगा, V ओमेगा 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, V1 कॉस अल्फा 1, यस और नो में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो। अगर इसी ट्राइंगल को लेके मैं आगे बढ़ूं तो मैं क्या ऐसा कह सकती हूं कि V1 कॉस अल्फा 1 जो है ये V ओमेगा 1 के बराबर है। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो V1 की वैल्यू है ये किसके बराबर है, VF1 कॉसेक अल्फा 1, तो यहां पर V1 की जगह लिख देंगे VF1 कॉसेक अल्फा 1 और साथ में आ जाएगा कॉस अल्फा 1 इज इक्वल टू दी V ओमेगा 1। ठीक है, तो यहां पर मुझे दिख रहा है V ओमेगा 1 आ जाएगा, दोनों अल्फा 1 है, ये कॉस है ये साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा VF1 कॉस बाई साइन होता है कॉट अल्फा 1। एक ये टर्म निकाल लिया V ओमेगा 1 का, ठीक है, एक ये टर्म निकाल लिया V ओमेगा 1 का। अब देखो जरा U1 निकालना है, U1 निकालना है। U1 कैसे निकालेंगे, यहां पर लगा दो tan बीटा 1, ठीक है, tan बीटा 1 लगाएंगे तो VF1 अपॉन ये आ जाएगा, ये VF1 अपॉन दिस, इसको x मान लेते हैं। अगर इसको x मान ले तो tan बीटा 1 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखना जरा ध्यान से, tan बीटा 1 इज इक्वल टू दी VF1 अपॉन x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, VF1 अपॉन tan बीटा 1। ठीक है, x होगा क्या, ये होगा VW1 माइनस U1 इज इक्वल टू दी VF1 अपॉन tan बीटा 1। x क्या है,
देखो जरा x क्या है, x क्या है यहाँ पर, VW1 में से U1 माइनस कर दो, x मिल जाएगा। यही मैंने यहाँ पर करा है, VW1 में से x U1 माइनस कर दिया। यहाँ से जरा U1 की वैल्यू निकालो। आप बोलोगे कि मैम ये तो आ जाएगी V ओमेगा 1 माइनस, ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा VF1 अपॉन tan बीटा 1। ठीक है, अब देखो जरा U1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V ओमेगा 1 ऊपर निकाला है, ये है VF1 कॉट अल्फा 1 माइनस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा VF1 tan कॉट बीटा 1, नॉट tan, कॉट बीटा 1। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारे पास जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब हमने निकाल लिए। हमने U1 फाइंड आउट कर लिया है, हमने VW1 फाइंड आउट कर लिया है, बाकी सब हमने VF के टर्म में तो बना ही लिया था। ठीक है, अब V ओमेगा 1 U1 की वैल्यू यहां से और यहां से पुट करके देखते हैं कि डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है। R इज इक्वल टू दी 1 माइनस VF में बाहर निकाल लेती हूं। क्यों बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि VF1 और F2 दोनों बराबर हैं, तो दोनों को क्या मान लो, VF मान लो, सिंपल VF मान लो, दोनों बराबर है ना। तो आपने क्या करा, बाहर निकाल लिया। कॉसेक स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 1 कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस ही लगा रहे हैं बेटा, कंपोनेंट अगर आप ले रहे हो ना वो पाइथागोरस ही है, पाइथागोरस ही है, लगाया भी तो tan बीटा 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी तो पाइथागोरस है। अब आप मुझे बताओ बेटा कि कॉसेक स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 1 कितना होता है, कॉट स्क्वायर अल्फा 1, ये सही लिखा है विशाल कुमार ने। कॉसेक स्क्वायर अल्फा 1 जो है ये कॉट स्क्वायर अल्फा 1 होता है, तो यहां पर मैं लिख दूंगी कॉट स्क्वायर अल्फा 1 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही रखो। VW1 की जगह आप क्या रखोगे, VF कॉट अल्फा 1, VF कॉट अल्फा 1, V1 मैंने हटा दिया है, ठीक, F1 हटा दिया है, ठीक है, सबको VF कर दिया है। यहां से VF कॉमन लेंगे, कॉट अल्फा 1 माइनस कॉट बीटा 1, कॉट अल्फा 1 माइनस कॉट बीटा 1, साथ में आ जाएगा VF। ठीक है, अब देख लो जरा, एक VF, दो VF, सारे VF कट गए, एंगल के टर्म में डिग्री ऑफ रिएक्शन आ गया 1 माइनस। ठीक है, एक कॉट रखा है, एक कॉट ऊपर कट जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, यहां पर हो जाएगा कॉट अल्फा 1 माइनस कॉट बीटा 1। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ रिएक्शन फॉर द फ्रांसिस टर्बाइन। कॉट 2a नहीं होता है बेटा, कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आपने स्क्वायर ही लिखा होगा, आई थिंक वो बना 2 है। आया समझ में, बताओ जल्दी से आंसर करो बेटा, क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, इसका जवाब दीजिए, फिर आगे चलेंगे, आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। डाइजेस्ट करो, जो पढ़ा है उसको डाइजेस्ट करो। कर पा रहे हो डाइजेस्ट, बहुत ही बढ़िया दानिश, वेरी गुड। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना है, बस इतना ही बहुत होगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्किंग प्रोपोर्शन ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन। ठीक है, छोटी सी चीज है वो डिस्कस कर लेते हैं, छोटी सी चीज है वो डिस्कस कर लेते हैं। वर्किंग प्रोपोर्शन ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन, जैसे पेल्टन में डेटा दिया था, अब यहां पर डेटा देने जा रहे हो। ठीक है, वो डेटा आपको याद रखना। वर्किंग प्रोपोर्शन ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन,
ठीक है, ध्यान से एक एक स्टेटमेंट समझते जाइए, मैं लिख रही हूं। चलो चलो चलो, ध्यान से देखो। विड्थ ऑफ रनर, जो रनर की विड्थ है इज बी, उसको मैंने बी कंसिडर कर लिया है, ठीक है। टू डायामीटर ऑफ द रनर, टू डायामीटर ऑफ रनर, ध्यान से सुनते जाना। डायामीटर ऑफ द रनर क्या है, डी है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द रनर टू द डायामीटर ऑफ द रनर, ठीक है। ये वेरी करती है, वेरीज फ्रॉम 0.1 से लेकर 0.45 तक, ठीक है। विड्थ और डाया का जो रेशियो होता है, यहां पर ज्योमेट्री की बात चल रही है, एज इट इज याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ यहां पर एक तो आपकी फ्लो वेलोसिटी हो गई और दूसरी आपकी होती है आइडियल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो जिसे हम VF बोल रहे हैं, टू दी स्पाउटिंग वेलोसिटी। अब बात आती है स्पाउटिंग वेलोसिटी क्या है। देखो, स्पाउटिंग वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिसमें लॉसेस ना हो, मतलब जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी होती है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होगी, थ्योरेटिकल वेलोसिटी होगी बिना CV के, क्या हो जाएगा, √2gh। इसी को ही स्पाउटिंग वेलोसिटी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, शब्द दे दिया है, इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। कुछ नहीं है आइडियल वेलोसिटी, थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या पढ़ते हैं, √2gh, उसी को ही बोल रहे हैं स्पाउटिंग वेलोसिटी। तो हमेशा ध्यान रखियो, फ्लो वेलोसिटी और स्पाउटिंग वेलोसिटी का जो रेशियो होता है इसे हम लोग बोलते हैं फ्लो रेशियो, इज नोन एज फ्लो रेशियो। फ्लो रेशियो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साई क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा VF अपॉन √2gh। एक तो ये फ्लो वेलोसिटी, दूसरा क्या था, स्पीड रेशियो ना। स्पीड रेशियो कितना था, स्पीड रेशियो ये तो पेल्टन में ही बना लिया था, ठीक है। स्पीड रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, U अपॉन √2gh, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है। इन दोनों के टर्म में एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है, डेटा जो पूछा जाएगा इस फ्लो वेलोसिटी, फ्लो रेशियो का बेटा जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है फ्रांसिस के केस में 0.15 से लेकर 0.30 आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और जैसे कि पेल्टन के केस में KU की रेंज क्या थी, 0.43 से 0.47 ना। फ्रांसिस के केस में KU की जो रेंज होगी, डायरेक्ट याद रखो, ये रेंजेस पूछी जाती हैं जनरली AJ के एग्जाम में, तो खूब पूछी जाती हैं। 0.90, ठीक है। 0.60 से लेकर 0.90 तक इसकी रेंज आपको ध्यान। अब बात करते हैं डिस्चार्ज की। अगर हम डिस्चार्ज की बात करें, अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए, क्या इनलेट और एग्जिट पर डिस्चार्ज सेम होगा, इनलेट और एग्जिट पर क्या डिस्चार्ज सेम होगा, यस। क्वांटिटी इक्वेशन, डिस्चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला यहां पर होता है पाई d1 p1 इंटू VF1, चाहे आप कर लो पाई, एग्जिट पर निकालोगे तो d2 b2 VF2, ठीक है। डिस्चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, शुरुआत में ही बताया था, वर्ल वेलोसिटी रोटेशन के लिए, पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और फ्लो वेलोसिटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिस्चार्ज के लिए। याद आया कि नहीं आया, याद करो, वो जो हमने कंपोनेंट लिखवाए थे ना, V इज इक्वल टू V ओमेगा VF, उसके आगे भी ये चीज लिखी हुई है, उसके आगे भी ये चीज लिखी हुई है, जिसके कारण यहां पर हमने क्या लिया है, फ्लो वेलोसिटी कंसिडर करी है। अगर फ्लो वेलोसिटी अलग होंगी तो ही डिस्चार्ज अलग होगा, फ्लो वेलोसिटी अलग नहीं होंगी तो डिस्चार्ज आपको सेम ही देखने को मिलने वाला। फॉर्मूला क्या है, पाई d1 v1 अपॉन VF1, ठीक है। अब ये d1 b1 VF1 सब कुछ आपको पता होना चाहिए। d1 क्या है, डाया ऑफ रनर,
डाया ऑफ रनर, कहां पर, एट इनलेट, ठीक है, डाया ऑफ रनर एट इनलेट। B1 क्या है, विड्थ ऑफ रनर एट इनलेट, विड्थ ऑफ रनर एट इनलेट, ठीक है। D2 क्या है, डाया ऑफ रनर, डाया ऑफ रनर एट एग्जिट, ठीक है, एग्जिट पर डाया है रनर का। B2 क्या है, डाया ऑफ रनर एट एग्जिट, नॉट डाया, विड्थ लिख दो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। विड्थ ऑफ द रनर एट एग्जिट, ठीक है। और फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट, फ्लो वेलोसिटी एट एग्जिट, ये आपको सारी चीजें पता हैं, ठीक है। अब होता क्या है यहां पर, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं कि कैसे हमने ये ब्लेड्स को लिया है, ठीक है ना। तो अगर बेटा आप रनर को देखोगे, आपको तो ये लाइन दिख रही है। अगर आप रनर के ऊपर ब्लेड देखोगे, मैं आपको दिखाती हूं डायग्राम, अगर आप रनर के ऊपर ब्लेड देखोगे, आपको ये लाइनें दिख रही हैं, लाइनें दिख रही हैं, ठीक है ना। ये लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, लाइन दिख रही है। बट इसकी विड्थ क्या होगी, इनटू दी बोर्ड होगी। इसकी विड्थ क्या होने वाली है, इनटू दी बोर्ड। वही विड्थ की अपन लोग बात कर रहे हैं। रनर का डायामीटर लेना तो आसान है आपके लिए, ठीक है। देखो ध्यान से समझियो, ठीक है, इसकी बात चल रही है बेटा, ठीक है। ये थिकनेस हो गई, ये क्या हो गया, ये विड्थ हो गया B, और यहां से सेंटर से कहीं से आप डायमीटर इनलेट पर और एग्जिट पर ले सकते हो। D1 D2 ले सकते हो। इनलेट पर क्या विड्थ होगी, एग्जिट पर क्या विड्थ होगी, ये भी आप यहां पर कंसिडर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसको और थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि और आप इमेजिन कर पाओ, ठीक है। तो देखो थोड़ी और कोशिश करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश भी करना, ठीक है, क्योंकि इतना डायग्राम कोई एग्जैक्ट बना नहीं सकता। ये जो मैं बना रही हूं, एक आप मान सकते हो कि ऐसा डायग्राम है, ठीक है। होपफुली समझ आ रहा होगा। ये क्या हो जाएगा, B1 इनलेट पर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B2 एग्जिट पर, ठीक है। बाकी यहां पर सेंटर होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेंगे तो हमें D1 मिल जाएगा, सेंटर से नहीं पीछे से, ठीक है। और ये तो रेडियल डिस्टेंस में दिखा रही हूं, यहां से आप D2 निकाल सकते हो। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि इसी लाइन को दूसरे पॉइंट पर चले जाओगे, दूसरे पॉइंट पर चले जाओगे तो D1 D2 मिल जाएगा, B1 B2 मिल जाएगा, एंड दिस इज द थिकनेस, दिस इज द थिकनेस ऑफ द ब्लेड, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया। मैकेनिकल एफिशिएंसी भी बेटा इसी के आसपास वेरी करती है, 80 से 90% के बीच में, ठीक है। पूछेगा नहीं आपसे, ज्यादातर हाइड्रोलिक और ओवरऑल एफिशिएंसी ही पूछी जाती है, बट फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सेम ही डेटा है। ये ब्लेड समझ आया सभी लोगों को कि किस तरीके से ये ब्लेड में आपको चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और डिस्चार्ज का फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपसे बोल दे कि थिकनेस ऑफ द ब्लेड को भी कंसिडर करो, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर थिकनेस ऑफ द ब्लेड को कंसिडर करा तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिल जाएगा पाई, जो डायामीटर है उसमें जितने नंबर ऑफ ब्लेड्स की थिकनेस दी होगी वो माइनस करके B1 D1 तो हो चुका है एंड VF कर दो, ठीक है। अगर आप 1 के लिए लिखोगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 के लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा D2 माइनस N इंटू T इंटू B2 इंटू VF2 हो जाएगा। मतलब क्या है, जो विड्थ ऑफ द ब्लेड है वो आपको डायमीटर से माइनस करनी पड़ेगी, और सिर्फ एक ब्लेड से काम नहीं चलेगा ना, एक ब्लेड से काम नहीं चलेगा, आपको सारे ब्लेड से माइनस करना पड़ेगा। थोड़ा सा पाई अंदर रह गया है, थोड़ा सही कर देते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ लिखा है। पाई D1 NT B1 VF1 इज इक्वल टू दी पाई
D2 NT B2 VF2, ठीक है। और ये क्या है, ये N क्या है, नंबर ऑफ ब्लेड्स है, क्या है, नंबर ऑफ ब्लेड्स है, दिस इज द नंबर ऑफ ब्लेड्स। ये क्या है, थिकनेस ऑफ द ब्लेड्स है, थिकनेस ऑफ ब्लेड है, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में आपको दिख जाएगा 3D डायग्राम में, जब हम एनिमेशंस का यूज करेंगे तो आपको दिख जाएगा, टेंशन मत लेना कि दिख नहीं रहा है, ठीक है। दिखा दूंगी, ये भी दिख जाएगा, बट समय लगेगा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। अच्छा, 2 टरबाइन पढ़ी थी, रेडियल फ्लो में 2 टरबाइन थी, एक फ्रांसिस थी, दूसरी कौन सी थी बताइए। एक फ्रांसिस थी, दूसरी कौन सी थी बेटा, हाँ देखो बेटा, ये डिस्चार्ज का पूछ रहे हो वेद प्रकाश, क्या पूछ रहे हो। डिस्चार्ज में VF1 VF2 क्यों लिए बता चुके हैं पहले से ही, क्योंकि फ्लो वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल है डिस्चार्ज के लिए, ठीक है। बताइए दूसरी टरबाइन कौन सी पड़ी थी, फ्रांसिस पड़ी थी एक, दूसरी कौन सी थी, देखो नाम ही नहीं याद है किसी को। दूसरी टरबाइन थी फॉर्निरॉन टरबाइन, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जो फॉर्निरॉन टरबाइन है इसको नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ने का मतलब क्या है मैम, क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि फ्रांसिस और फॉर्निरॉन दोनों ही सेम टरबाइन हैं। फर्क क्या है मैम, अगर दोनों सेम है तो एक ही नाम से रखते ना, इसका मतलब कोई ना कोई तो चेंज होगा। हाँ, बस एक छोटा सा चेंज है, फॉर्निरॉन टरबाइन जो है, जैसे कि फ्रांसिस क्या थी, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन थी ना, फॉर्निरॉन है आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल, फॉर्मूलाज, एफिशिएंसी, एवरीथिंग इज सेम, द ओनली डिफरेंस इज इट इज अ आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, इट इज अ आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। और इसमें फ्लो कैसा होता है, रेडियल होता है रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। एक तो टेंजेंशियल फ्लो है जो पेल्टन में मिलेगा, रेडियल फ्लो है फ्रांसिस और फॉर्निरॉन में मिलेगा, और एक्सियल फ्लो कैप्लान एंड प्रोपेलर में मिलेगा, जो आगे जाके अपन लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं दिखा देती हूं, सारी चीजें आपको सेम रखनी है, कुछ चेंज नहीं करना है बेटा, कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आउटवर्ड फ्लो करा देना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आउटवर्ड फ्लो करा देना। यही आपका क्या आ गया, गाइड मैकेनिज्म आ गया, ये आपका क्या आ गया, गाइड मैकेनिज्म आ गया। यहां पर क्या आ जाएगा, रनर आ जाएगा, दिस इज द रनर, दिस इज द रनर। यहां पर शाफ्ट आ जाएगी, सारी सिचुएशन वही रहने वाली है, सारी सिचुएशन वही रहने वाली है, ठीक है। अभी आपको दिखाती हूं क्या फर्क होगा। बस इसमें से जो फ्लूइड होगा वो रेडियली बाहर आएगा, इससे पहले अंदर जा रहा था, अब रेडियली बाहर आने वाला है इस तरीके से, ठीक है। बाकी सारा अरेंजमेंट तामझाम सब कुछ सेम रहेगा, क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमने रिएक्शन टरबाइन में सिर्फ एक ही टरबाइन कवर करी है, फ्रांसिस, और फॉर्निरॉन को ले जाके उससे जोड़ दिया है। हम कैप्लान प्रोपेलर के साथ भी यही करेंगे, कैप्लान एंड प्रोपेलर दोनों सेम टरबाइन होगी जब नेक्स्ट वीक शुरुआत होगी, बस छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस बता के दोनों को अलग कर देंगे। वर्किंग प्रिंसिपल बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली, ठीक है। अब ये चेक कर लेते हैं कि आपने कितना सीखा। चेक करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, सब लोग चेक करना चाहते होंगे कि मैम आपने मुझे आज पेल्टन और फ्रांसिस 2 टरबाइन पढ़ाई। पेल्टन टरबाइन एक इंपल्स टरबाइन थी, फ्रांसिस टरबाइन एक इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन थी जो रेडियल फ्लो देती थी, ठीक है। अब चेक करते हैं आपकी परफॉर्मेंस। इन रिएक्शन टरबाइन 4 ऑप्शन दिए हैं, बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा।
अगले 10 मिनट में आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करोगे कि आपने कितना सीखा। अगर आपने सारे क्वेश्चन सही कर रही है इसका मतलब है सब सही जा रहा है। 50% क्वेश्चन सही करे इसका मतलब है प्रीवियस रिवीजन नहीं है। एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाए इसका सिंपल सा मतलब है कुछ पढ़ाई लिखाई करने से फायदा नहीं है, मोमोज बेच लो। ठीक है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, अच्छा प्रदर्शन दिया। पहले ही सवाल में रिएक्शन टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी एक अप्रिशिएबल एनर्जी है जब फ्लूइड लीव करता है रनर को और ड्राफ्ट ट्यूब में एंटर करता है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो ड्राफ्ट ट्यूब की जरूरत पड़ी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अप्रिशिएबल थी, प्रेशर एनर्जी थी नहीं, प्रेशर कम हो गया था, ड्राफ्ट ट्यूब लगा के बढ़ाना पड़ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वेन्स आर पार्टली फिल्ड, झूठ है। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, ना, टोटल एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती है। अब पार्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जो काइनेटिक है वो तो काइनेटिक है, मगर जो प्रेशर है फुल्ली कन्वर्जन नहीं मिल रहा है बेटा, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। मैंने नहीं बोला था प्रेशर 0 हो गया एग्जिट पर। ठीक है, तो ये गलत बात है, टोटल एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी, पार्ट ऑफ एनर्जी यहां पर कवर्ड होगी। इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, ये भी सब झूठ है। अगर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता तो प्रेशर एनर्जी क्या होती, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एनर्जी होती। अगला सवाल, इंपल्स टरबाइन इज यूज्ड फॉर, नंबर देते जाना, मैं लास्ट में पूछूंगी। ठीक है, मैं लास्ट में पूछूंगी। 100% मतलब सब कुछ क्वेश्चन कर लिए, 50% मतलब रिवीजन नहीं था, और 0% भी कुछ बच्चे लिखेंगे अगर आप एक भी सवाल नहीं कर पाए। इंपल्स टरबाइन चेक करो बेटा। कौन सा आंसर सही है? बहुत सही, ज्यादातर ऑप्शन आ रहे हैं ए और बी, हाई हेड, सही बात है। इंपल्स टरबाइन में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, तो यहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी, हाई हेड की रिक्वायरमेंट आपकी होने वाली है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बो मशीन। बताओ भाई, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बो मशीन क्या है? सही उत्तर तक पहुंचिए। आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बो मशीन, इट इज अ स्पीड ऑफ मशीन हैविंग यूनिट डायमेंशन, रिलेट द शेप रादर देन साइज ऑफ द मशीन। मतलब शेप मैटर करता है, साइज मैटर नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है, रिमेन्स द सेम अंडर डिफरेंशियल कंडीशन ऑफ ऑपरेशन, डिपेंड ओनली अपॉन द हेड अंडर द मशीन। उल्टा चलते हैं, ये क्या सिर्फ हेड पर डिपेंड करती है? नहीं, आप बोलोगे कि मैम नहीं, हेड तो नहीं था सिर्फ, वहां पर तो पावर भी थी। यूनिट हेड यूनिट पावर का केस आपने खुद बना के दिया था, सरासर गलत है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगी, क्या सेम रहने वाली है स्पेसिफिक स्पीड? नहीं रहने वाली है। पेल्टन के लिए अलग है, टरबाइन के लिए अलग है, ये सारी टरबाइंस में डिफरेंट कंडीशंस ही तो हैं, तो इसका मतलब है ये भी गलत है। स्पीड ऑफ द मशीन हैविंग यूनिट डायमेंशन, सरासर गलत है, सरासर गलत है। मैंने कब बोला यूनिट डायमेंशन? डेफिनेशन पढ़ो, स्पेसिफिक स्पीड की डेफिनेशन मैंने आपको क्या लिखवाई थी, देखो भाई, स्पेसिफिक स्पीड की डेफिनेशन देखो, ये है प्रीवियस वाला क्लास। ठीक है, इसको देखते हैं। ऊपर जाएगा भाई, अब जाएगा। देखो देखो, इट इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन। ध्यान से सुनना, तभी सही आंसर तक पहुंचोगे। ये क्या डिफाइन करता है? स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन विच इज ऑफ सेम शेप। सुनो मेरी बात, सेम शेप,
शेप सेम होना चाहिए। एंड ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन का मतलब पता है क्या है? मैंने पढ़ाया था डायमेंशनल एंड मॉडल एनालिसिस में कि आप रेशियो में जो साइज है सिस्टम का उसे छोटा बड़ा कर सकते हो। ज्योमेट्रिकली सिमिलर का मतलब क्या है कि हम लेंथ को रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, हाइट को भी रेशियो में, विड्थ को भी रेशियो में। तो साइज यहां पर मैटर नहीं कर रहा है। और ना ही मैंने ऐसा लिखा कि यूनिट साइज चाहिए, मैंने लिखा था यूनिट पावर और यूनिट हेड में वर्क करना चाहिए। जब तक इस लेवल पर क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे ना, कभी जीवन में सवाल अपनी तरफ से नहीं कर पाओगे, हमेशा रट्टाफिकेशन लगाना पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल डायमेंशन का मतलब है जो भी हमारा सिस्टम का साइज होगा उसको हम रेशियोज में डिवाइड कर सकते हैं। और यूनिट डायमेंशन नहीं चाहिए, लेंथ विड्थ हाइट हमें 1 1 1 1 नहीं चाहिए, हमें पावर और हेड 1 चाहिए था, यूनिट पावर एंड यूनिट वर्किंग हेड। ठीक है, तो इस कारण से बेटा जो ऑप्शन होगा वो क्या सही होगा? बी, रिलेट द शेप, शेप को रिलेट करता है रादर देन साइज ऑफ द मशीन, क्योंकि साइज में तो ज्योमेट्रिकली हम चेंज कर सकते हैं, साइज से रिलेट नहीं करता है। साइज कुछ भी हो सकता है, मशीन जिसकी स्पेसिफिक स्पीड हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये सारे आए हुए सवाल हैं, ये अपकमिंग सवाल नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो अंदाजा लगाते चलना क्या पूछा जा रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलो ट्राई करो बेटा। Which type of turbine should be used if head of the turbine is more than 300? अगर 300 से ज्यादा हेड है तो कौन सी टरबाइन इस्तेमाल कर लेनी चाहिए? ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं। ठीक है भाई, ये भी सही है, बढ़िया जवाब दे रहे हो आप लोग। ठीक है, तो डब्बा बनाया था, प्रोपेलर और कपलान लो हेड है, फ्रांसिस मीडियम हेड है, अभी डिस्कस करा। पेल्टन क्या है? एक हाई हेड है, हाई हेड। ठीक है ना, हाई हेड का मतलब क्या है? हेड 300 से ज्यादा। अगर 300 भी बोल रहा है ना तब भी चुनेंगे पेल्टन ही, क्योंकि ये क्राइटेरिया पेल्टन का ही लगने वाला है। ठीक है, अगला सवाल, जवाब दो। पेल्टन टरबाइन कैसी टरबाइन है? रेडियल फ्लो इंपल्स टरबाइन है, टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन है, एक्सियल फ्लो इंपल्स टरबाइन है, या फिर आउटवर्ड फ्लो इनवर्ट इंपल्स टरबाइन है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन होता है, रनर पे जो बकेट लगी होती है इससे टेंजेंशियली फ्लूइड जाके टकराता है और ये इंपल्स टरबाइन है। व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ जेट स्पीड टू ब्लेड स्पीड फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द व्हील? आंसर बताओ बेटा, आंसर बताइए। ठीक है, आंसर बताइए क्या आ रहा है? बताइए भाई, क्या उत्तर सही होने वाला है इसका? What should be the ratio of जेट स्पीड? जेट स्पीड का मतलब क्या है? V, एंड ब्लेड स्पीड का मतलब क्या है? U, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द पेल्टन व्हील। 0.5 दे रहे हैं, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। 1/2 इसीलिए तो लिखा गया है, इसीलिए तो लिखा गया है ताकि गिरो। हमें क्या चाहिए? V/U चाहिए। V/U निकालोगे तो 2 आएगा। अब बताओ ये गलती किसकी है? ये गलती किसकी है भाई? ए आंसर देने वालों मुझे ये बताओ, ये गलती किसकी है? पढ़ाने वाले की गलती है या पढ़ने वाले की गलती है? देखो ज्यादातर लोगों ने ए ऑप्शन दिया, तभी तो ये पहला उत्तर रखा था, ताकि तुरंत ही देख के फिसल जाओ और गिरो धड़ाम से। ठीक है, डी तक तो पहुंचोगे ही नहीं, ए पे ही गिर जाओगे। तो देखो तो भाई लिखा क्या है,
जेट स्पीड टू ब्लेड स्पीड पूछा गया है, ना कि ब्लेड स्पीड टू जेट स्पीड जो 1/2 आंसर दे रहे हो। आया समझ में? आपका सही था? हाँ आपका सही था, चलो बढ़िया। अगले सवाल पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस टर्बाइन इज बेस्ट सूटेड फॉर ऑल टाइप ऑफ हेड, मीडियम हेड एप्लीकेशन 24 से 180, लो हेड इंस्टॉलेशन के लिए या हाई हेड इंस्टॉलेशन के लिए। चूज करो सही उत्तर। देखो अपने आप को, चेक करो, एनालाइज करो क्या क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में। पेपर दे के आओगे तो अपने नोटबुक से ही दिखाऊंगी सारे क्वेश्चन, लिख के ले लो। सिर्फ मेरी क्लासेस से ही सवाल मिलेंगे एफएम और हाइड्रोलिक मशीन में। किसके, कौन सा सही होगा? फ्रांसिस टर्बाइन एंड फॉर्नेरॉन टर्बाइन हमेशा किसके लिए सूटेड होती है बेटा? मीडियम हेड एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, सही है, मीडियम हेड के लिए होगी। ठीक है, देखो याद रखो, मीडियम हमेशा फ्रांसिस एंड फॉर्नेरॉन के लिए ही होगा, फ्रांसिस एंड फॉर्नेरॉन। हाई हेड हमेशा इंपल्स टर्बाइन मतलब पेल्टन के लिए होगा, और लो हेड कैप्लान एंड प्रोपेलर के लिए होने वाला है। अगला सवाल, इन अ रिएक्शन टर्बाइन फ्लो कैन बी रेगुलेटेड विदाउट लॉस, मतलब हम फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं बिना किसी लॉस के। वाटर में बी अलाउड टू एंटर अ पार्ट और होल ऑफ द व्हील ऑफ सर्कमफेरेंस, आउटलेट मस्ट बी अबव द टेल रेस। रिएक्शन टर्बाइन में बोल रहा है कि आउटलेट जो है वो टेल रेस के ऊपर होना चाहिए। देयर इज ओनली पार्शियल कन्वर्जन ऑफ अवेलेबल हेड टू वेलोसिटी हेड बिफोर एंटर टू द रनर, मतलब बोल रहा है कि सिर्फ थोड़ा सा कन्वर्जन, जो अवेलेबल हेड है उसका थोड़ा कन्वर्जन आपको वेलोसिटी हेड में देखने को मिलेगा जब वो रनर में एंट्री करेगा। बताओ, क्या फ्लो बिना किसी लॉस के रेगुलेट करा जा सकता है? क्या मैंने लॉसेस की बात नहीं करी? क्या मैंने वेलोसिटी में ग्रॉस हेड ले लिया था? नहीं लिया था। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ है। फ्लो कांट बी रेगुलेट विदाउट लॉसेस, लॉसेस तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब देखो, वाटर में भी अलाउड टू एंटर अ पार्ट और होल ऑफ व्हील सर्कमफेरेंस। ठीक है ना, वाटर क्या है, हम अलाउ कर सकते हैं। रिएक्शन टर्बाइन के केस में अभी आपने देखा, अ पार्ट भी एंटर कर सकता है एंड होल ऑफ द व्हील ऑफ सर्कमफेरेंस भी एंटर कर सकता है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? सोच के बताओ। नहीं है ऐसा। ठीक है ना, वाटर नहीं अलाउड होगा। द आउटलेट मस्ट बी अबव द टेल रेस, रिक्वायरमेंट नहीं है, याद रखना। इस केस में नॉट रिक्वायर्ड, क्यों? क्योंकि ड्राफ्ट ट्यूब लगी हुई है, ड्राफ्ट ट्यूब लगी हुई है। मगर पेल्टन के केस में ये अलाउड होता है। पेल्टन टरबाइन के केस में हम लोग जो इंस्टॉलेशन करते हैं टरबाइन का, वो थोड़ा सा टेल रेस के ऊपर ही करते हैं, क्योंकि फ्लूइड नीचे गिरता है ना टेल रेस में, तो टेल रेस के ऊपर ही करते हैं। बट यहाँ तो ड्राफ्ट ट्यूब है तो जरूरत नहीं पड़ती है। ओनली पार्शियल कन्वर्जन आपका अवेलेबल होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला सवाल, इंपल्स टरबाइन इज जनरली फिटेड, सेम क्वेश्चन पूछ लिया है, जवाब दो। एक सवाल इसमें बहुत अच्छा है, वो भी डिस्कस करेंगे। इसका आंसर बताइए। इंपल्स टरबाइन जनरली फिटेड लिटिल अबव द टेल रेस, एट द लेवल ऑफ टेल रेस, स्लाइटली बिलो द टेल रेस, अबाउट 2.5 मीटर बिलो द टेल रेस। क्या आंसर होगा? अभी डिस्कस करा है। ठीक है, लिटिल अबव द टेल रेस। क्या हो रहा है? लिटिल अबव द टेल रेस आपको यहां पर सही आंसर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, पेल्टन थोड़ा ऊपर लगाते हैं और फ्रांसिस या रिएक्शन टरबाइन को ऐसे ही पूरा एग्जैक्ट लगा देते हैं। ठीक है, वाटर हैमर प्रेशर इन अ पाइपलाइन कैन बी रिड्यूस। तो देखो, पाइपलाइन में वाटर हैमर को रिड्यूस करने के लिए एक तो हमने सर्ज टैंक पढ़ के रखा है, मगर यहां पर चारों ऑप्शन में कोई भी सर्ज टैंक का ऑप्शन दिया ही नहीं है। सर्ज टैंक क्या कर रहा था? प्रेशर के फ्लक्चुएशन को मेंटेन कर रहा था, प्रेशर चेंज ना हो। ठीक है ना, तो एग्जिट पर हाई प्रेशर डेवलप हो रहा होगा, तभी तो सर्ज टैंक लगाया है। तो
तो अब आप खुद सोचो कि प्रेशर को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। वाटर हैमर प्रेशर इन अ पाइप कैन बी रिड्यूस। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से सॉल्व होगा यूजिंग द पाइप ऑफ ग्रेटर डायमीटर। क्या कह रहा है, डायमीटर बढ़ा दो तो आप प्रेशर को रिड्यूस कर पाओगे। दूसरा बोल रहा है कि ज्यादा इलास्टिक पाइप यूज करो, जिसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा हो तो फिर प्रेशर आप रिड्यूस कर पाओगे। फिर बोल रहा है वॉल की थिकनेस बढ़ा दो, मतलब प्रेशर को रिड्यूस करना है तो वॉल की थिकनेस बढ़ा दो, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, प्रेशर वेव की वेलोसिटी बढ़ा दो तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। बताओ, सोचो इसके बारे में, क्या आंसर सही लगता है आपको? क्या डायामीटर बढ़ाने से काम चल जाएगा? बताइए। यूजिंग पाइप ऑफ ग्रेटर डायमीटर, बताइए, सोचो इसके बारे में। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रही हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन, सही आंसर लेके लौटना नेक्स्ट वीक, सही आंसर लेके लौटना। ठीक है, सोचोगे तो 4 चीजें और एनालाइज करोगे, 4 चीजें और सीखोगे। इस क्वेश्चन को देखो जरा, मैंने आपसे बोला था ना जो भी पढ़ा रही हूं सब पूछा जा चुका है, इसीलिए पढ़ा रही हूं। देखो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रेशियो ऑफ बकेट स्पीड टू जेट स्पीड इज। वैसे थ्योरेटिकल नहीं लिखा होना चाहिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लिखा था इसलिए इन्होंने लिख दिया है। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील पढ़ो, थ्योरेटिकल भूल जाओ। ठीक है, maximum efficiency of Pelton wheel is obtained when the ratio of bucket speed to the jet speed कितना होना चाहिए? 0.46। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे देख लो पूछे गए हैं। तो जब आप इस तरह की चीजें पढ़ लोगे तो जब ये वैल्यूज आएंगी, ये यूनिट्स आएंगी तो डायरेक्टली आपको क्लिक करने वाला है। ठीक है, हो सकता है वीकली सेशंस चल रहे हैं, एक एक हफ्ते का गैप ले रहे हो, मुझे पता है आपका शेड्यूल इतना हेक्टिक है, आप लोग रिवीजन वगैरह नहीं कर पाते हो जिस लेवल पर करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है क्लास में आने से पहले आप 20 मिनट 25 मिनट लेके के बैठ गए और देख लिया क्या पढ़ाया है, वो उससे काम नहीं चलना है। अच्छे लेवल पर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मैं समझ पा रही हूँ कि क्यों इतनी दिक्कत आप इतने ईजी सब्जेक्ट में उठा रहे हो। तो नेक्स्ट वीक जो हमारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी अभी तक पढ़ाया है उसको कृपया करके रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट वीक का कंटेंट समझ पाओ। दूसरी चीज़, ठीक है, 2 गलत हैं, चलो बहुत ही बढ़िया। परसेंटेज में बताओ कितने कितने परसेंटेज किसको किसको समझ आया है, और क्वेश्चन के साथ ओवरऑल रेटिंग करना कि आपने क्या समझा, उसके बेसिस पर क्वेश्चन कितने लगा पाए, अपने आप को रेट करो परसेंटेज में। 100% सीखा, 80% सीखा, 50%, 20%, 0%, ऐसे करो। नेक्स्ट वीक हमारी टरबाइन क्लोज हो जाएगी, फिर एक लास्ट टॉपिक बचेगा, वो होगा आपका पंप। ठीक है, जीपीके का फुल फॉर्म होता है बेटा घर पे करो प्रॉब्लम। ठीक है घर पे करो प्रॉब्लम, तो ये आपको घर के लिए मिला है, सॉल्व करना, नेक्स्ट वीक आके डिस्कस करूंगी, तो छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा और आप क्वेश्चन भी करोगे। कल क्लास नहीं होगी, संडे को मैंने सारी क्लासेस हटवा दी हैं। शेड्यूल आपका हेक्टिव है, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे मैम संडे भी क्लास लोगे तो हम नोट्स कब बनाएंगे, रिवीजन कब करेंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, छोटा सा सब्जेक्ट है, सैटरडे करके ही पढ़ा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, 70, 85, 65, 80% सही है। ठीक है, ये 100% भी जा सकता है क्योंकि आपने मेरे से फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है, आपको ये बात पता है कि कंटेंट के टर्म में कुछ भी कम नहीं है, कुछ भी अनरिजॉल्व्ड नहीं है। ठीक है, और अनएक्सप्लेन्ड नहीं है, सारी चीजें प्रॉपर एक्सप्लेन्ड है, बट पुराने कंटेंट को कनेक्ट करना आज के कंटेंट में थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपके लिए, तो उसको करके थोड़ा ठीक कर लो। ठीक है, ताकि पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, 4 की जगह 3 पढ़ो, मगर सॉलिड पढ़ो। ठीक है, हाँ, रिवीजन ना होने के कारण पहली बार प्रॉब्लम आया है आपके क्लास में। नहीं, करो बेटा, रिवीजन करो। ठीक है, थोड़ा कम पढ़ो बट रिवाइज करके पढ़ो। बहुत ज़्यादा भी पढ़ लोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो उससे भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, यही जीवन की सच्चाई है। आज हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं 5 घंटे क्लासेस करूँगा,
तो आपने पूरा टाइम कैलकुलेट कर लिया, 5 × 30, 150 घंटा 1 महीने का हो गया। अब हम इसको पढ़ने वाले हैं कितना, 6 महीने तक, ठीक है। तो आपने जोड़ दिया करीब 800 घंटा या 700 घंटा, तो 700 घंटे मेरा सिलेबस खत्म हो गया, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। बट दैट्स नॉट नेचुरल, ट्रस्ट मी। इफ यू विल थिंक विद पॉजिटिव माइंड और थोड़ा मतलब चीज़ों से हट कर अपने आप को ध्यान में रख के चीज़ें सोचोगे, तो आपको खुद भी ये बात फील हो जाएगी कि यार ये इतना आसान नहीं है कि हम 6-6 महीने में, 4-4 महीने में जो है पूरे सिलेबस खत्म कर दें। समझ आए ना आए बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। आखिर में जाके फुल स्टॉप लगना ही है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लो। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, डेली बेसिस पर रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, क्वालिटी पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक में। अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक।